हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स का एनालिसिस। लास्ट वीडियो तक हमने आरसीएम भी सीख लिया, हमने कॉम्पोजिशन स्कीम भी सीख लिया। अब बारी है उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्पेसिफिकली आरसीएम के क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने हैं तो भाई ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप आरसीएम की कॉन्सेप्चुअल वीडियो पे चले जाएंगे, जिसको कि आप समझ के फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है पनीनी प्राइवेट लिमिटेड वाला। यहां पर क्या बात हो रही है कि भाई इसको मैं थोड़ा सा आपको अलग से समझाता हूं डिटेल में, कि सारे फैक्ट्स आपके सामने रख के कि हमारे पास देखो आरसीएम का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हो ना, आपको 2 पॉइंट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो कि कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, स्पेसिफाइड गुड्स हैं और कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर आरसीएम लगता है, और कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं। अगर वो आरसीएम की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनके ऊपर लगता है। तो इनको आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कर लिया तो उसके बाद आरसीएम आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। स्पेसिफाइड पर्सन्स के अंदर आपको दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ ये भी देखनी है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, और दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि रिसिपिएंट कौन है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर सप्लायर का ध्यान में रखना होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर रिसिपिएंट का ध्यान में रखना होगा। अब ये पढ़ना किस तरीके से होगा, आपको जो अप्रोच है वो जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पहले क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या क्या हैं। एक पनीनी प्राइवेट लिमिटेड है। अब देखो पनीनी प्राइवेट लिमिटेड पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। सामने दूसरी पार्टी हमारे पास कौन सी है, वो एक क्लब है, पिंक सिटी क्लब नाम से एक क्लब है, ठीक है। तो क्लब है तो क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो नहीं है, तो ठीक है, ये एक नॉर्मल क्लब है। अब यहां पर क्या हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। पनीनी प्राइवेट लिमिटेड क्या चाहती है कि वो जो इवेंट है वो हमारे थ्रू स्पॉन्सर्ड हो, यानी कि वो उसको 5 लाख रुपए उस चीज के लिए पे कर रही है कि मेरा ब्रांड वहां पर दिखना चाहिए। ये एक तरह से फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लब है वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है किसको, पनीनी प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब अगर हम आरसीएम के प्रोविजंस के हिसाब से फैक्ट्स को एक तरह से पिरोएं इसके अंदर, तो क्या बनेगा कि एक पर्सन जो कि नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट है इज प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सारे बॉक्सेस यहां पर टिक हो गए, तो यहां पर आरसीएम यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है एक आंसर के फॉर्म में इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन देखें किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है यहां पर कि भाई देखो पनीनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने स्पॉन्सर किया एक इवेंट को, कहां पर, पिंक सिटी क्लब के अंदर। 5 लाख रुपए उसने पे किए, ब्रांड नेम वहां पर उसका दिखाया जाएगा। अब आपको एग्जामिन करना है कि इस पे टैक्स किस तरीके से लगने वाला है। अब इसका आंसर अगर हम देखें तो यहां पर क्या बनेगा कि भाई आपको बस ये बताना है कि भाई नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज कही गई है कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो है वो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, जहां पर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, बाय एनी पर्सन। सॉरी, एनी पर्सन के अंदर आपके पास बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड होता है, तो यानी कि कोई भी इंसान टू अ बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लाइबल टू जीएसटी अंडर आरसीएम। तो हमें इस पॉइंट के अंदर यानी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के अंदर हमें ये नहीं देखना कि प्रोवाइड कौन करा रहा है, प्रोवाइड कोई भी करा रहा हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे कुछ भी हो, बट वो प्रोवाइड अगर बॉडी कॉर्पोरेट को करा रहा है और वो स्पॉन्सरशिप सर्विस है तो वो आरसीएम में कवर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 नंबर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें कवर होंगे। ये क्या बात करता है इसको भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। अब देखो, ये एक डायरेक्टर है किसी कंपनी का, ठीक है, किसी कंपनी का क्या, एक जो कंपनी का नाम यहां पर हमें दिया हुआ है, अर्पण सिंघानिया इज एन डायरेक्टर इन नारायण लिमिटेड। ओके, तो यहां पर आ गया अर्पण सिंघानिया, इसको मैं एएस लिख देता हूं, इन नारायण लिमिटेड। ओके, ये क्या हो गई, ऑब्वियसली बात है कंपनी हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, ठीक है। साथ के साथ यही इंसान पार्टनर भी है, किसमें, तपस्या एंड एसोसिएट्स में। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या फैक्ट्स हमें दिए गए हैं। देखो, पहला फैक्ट तो हमें यह दिया गया है कि ये जो डायरेक्टर है ये यहां से क्या क्या उठा रहा है,
ये एक तो सिटिंग फीस दी जा रही है इसको, दूसरा इसको सैलरी दी जा रही है, साथ के साथ जो तपस्या लिमिटेड है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है तपस्या एंड एसोसिएट जो फर्म है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है इस नारायण कंपनी को, और उसके बदले में ये इसको पैसा दे रहे हैं। तो भाई यहां पे भी पेमेंट फॉर सर्विसेज जा रही है, फॉर सर्विसेज। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास 3 पार्ट बन गए जिसके हिसाब से हमें आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट इज सिटिंग फीस का क्या होगा, दूसरा पार्ट इज सैलरी का क्या होगा, और तीसरा पार्ट इज कि भाई जो सर्विसेज तपस्या लिमिटेड ने प्रोवाइड करी है जिसमें अर्पण सिंघानिया डायरेक्टर है, उन सर्विसेज का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तो भाई देखो प्रोविजन क्या कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है टू अ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कहेंगे, वो उस केस के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट विल बी लाइबल टू टैक्स अंडर आरसीएम। आरसीएम लग जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर। लेकिन अब इन फैक्ट्स को एक एक करके हम इसके हिसाब से इन द लाइट ऑफ दीज प्रोविजंस एनालाइज करते हैं। सिटिंग फीस, तो ये एक अलग से मेंशन किया गया है कि हाँ डायरेक्टर जो सिटिंग फीस ले रहा है वो एक तो आपका टैक्स डीटी के अंदर आपने देखा होगा 194J में कवर्ड है, 194J के अंदर, ठीक है। सैलरी आपकी 192 में कवर्ड है। तो अगर 194J में आपका टैक्स लग रहा है, टीडीएस कट रहा है, तो उस केस में आरसीएम में आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है सैलरी। सैलरी शेड्यूल 3 के हिसाब से जीएसटी में सप्लाई ही नहीं मानी जाती, तो इस पे जीएसटी लगने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ सर्विसेज, अब देखो यहां पर इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश किस तरीके से की है कि इन्होंने बता दिया कि ये जो डायरेक्टर है ये पार्टनर है, तो ये आपको एक चीज सोचने में मजबूर करना चाहते हैं कि यार क्या ये सर्विसेज तपस्या ने प्रोवाइड करी है कि डायरेक्टर ने, तो इसमें आरसीएम लगाएं कि ना लगाएं। तो भाई ये सर्विसेज जो है डायरेक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये तपस्या जो फर्म है वो प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें डायरेक्टर का कोई रोल नहीं है, तो यहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, यहां पर आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। तो भाई इस क्वेश्चन को इन 3 पार्ट्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया और कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी हो गया है ये चीज। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जहां डायरेक्टर की बात आ जाए तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो डायरेक्टर है और इसको जो पेमेंट हो रही है टीडीएस किस सेक्शन में कट रहा है, 192 में या फिर 194J में। 192 में कट रहा है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से इट इज आउट ऑफ जीएसटी। 194J में कट रहा है तो भाई आरसीएम लग जाएगा। ये आपको बस ये मेन चीज है जो आरसीएम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। इसको आंसर भी इसी तरीके से किया जाएगा, 3 पार्ट्स के अंदर आपको इसको आंसर करना है। यहां पर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा। पहले तो आपको बताना है सिटिंग फीस का क्या करना है। 25,000 रुपये की जो सिटिंग फीस है वो रिवर्स चार्ज में लगेगी। सैलरी का बताना है तो भाई सैलरी तो टीडीएस कटा है 192 के अंदर, तो इसको हम आउट ऑफ जीएसटी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 3 ने बोला है। ये बस आपको कीवर्ड्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं और आप यू आर सॉर्टेड। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपसे इतना बड़ा नहीं भी बन पाता, बट ये 3 चीजें कि भाई टीडीएस 182 में कटा है, शेड्यूल 3 ने उसको बाहर रखा है और इसके ऊपर नॉट लाइबल टू जीएसटी है। ये 3 पॉइंट्स अगर आपने क्लियरली लिख दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आता है हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय तपस्या लिमिटेड, तो वहां पर ये चीज कहते हैं कि भाई इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि भाई द फैक्ट दैट अर्पण सिंघानिया इज अ पार्टनर इन तपस्या एंड एसोसिएट्स एंड अ डायरेक्टर इन नारायण लिमिटेड, तो रिलेटेड पार्टी हो गया ना इस तरीके से, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। और आपके ऊपर यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज में ये चीज़ नहीं आएगी, आपका नॉर्मल आएगा और आपका यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पर लगेगा। जीएसटी इज लाइबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो ये कीवर्ड्स को आपको बस फोकस करना है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर एमएस ऑल इन वन नाम में ही ये चीज़ दिखी हुई है कि भाई ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें भाई? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू वाई बैंक। अब आरसीएम के प्रोविजंस में देखो, अगेन दिमाग अपना खोलो, दोनों चीज़ों को एनालाइज करो कि क्या ये स्पेसिफिक गुड्स या सर्विस में आते हैं, और दूसरा स्पेसिफिक पर्सन में आता है कि नहीं आता। तो भाई स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज में तो आता है, लेकिन क्या ये स्पेसिफिक पर्सन में भी कवर्ड है? तो इसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि भाई अगर मान लो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मली अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म अगर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है किसी बैंक को,
तो उस केस के अंदर उसको बैंक विल बी लाइबल अंडर आरसीएम। लेकिन यहां पर तो भाई ये एक पार्टनरशिप कंसर्न है, वेल इक्विप्ड टू गो थ्रू ऑल द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। तो इस केस के अंदर क्यों हम आरसीएम में घुसाएं? तो यहां पर आपका नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यहां पर लग जाएगा। दूसरा पार्ट आता है प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज। अगेन आपका वो दिमाग उसमें घुसाओ, सिक्योरिटी सर्विसेज स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आता है, लेकिन अब क्या स्पेसिफिक पर्सन भी बनेगा? तो कैसे देखना है कि भाई प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, हाँ, टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट को जा रही है ये सर्विस बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। तो कौन देगा इसके अंदर? आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सिक्योरिटी सर्विस आ गया बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू पीएसआर ट्रस्ट, जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। एक रजिस्टर्ड पर्सन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, कौन लाइबल है जीएसटी के लिए? यू कैन आंसर इट योरसेल्फ। ऑब्वियसली यहां पर आपका एफसीएम ही लगेगा। आगे चलते हैं, प्रोवाइडिंग ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स टू अमेज टूर्स लिमिटेड। एक तो देखो सेम चीज है, वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। तो भाई पहला तो आपका स्टेप हो गया कि आरसीएम वाली कैटेगरी में तो ये सर्विस आती है। अब हमें पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना है, तो पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आया आपका अमेज टूर्स लिमिटेड, दूसरा आपका आया यहां पर आप एक सीए फर्म को दे रहे हो, यानी कि यहां पर जा रही है एक बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है, यहां पर जा रही है एक फर्म को। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर आपका आरसीएम लगेगा और यहां पर आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट ही मेंशन किया गया है। लास्ट आता है आपके पास अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज फ्रॉम पीबी एंड कंपनी, अ लॉ फर्म से रिप्रेजेंटेशनल सर्विस ली है, स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस के अंदर आता है। अब ये देखना है कि पर्सन भी है, तो भाई हाँ, रिसीव करने वाला मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं वैल्यू इक्विप्ड हूँ, तो ये मेरे लिए ये इनपुट सर्विस है। देखो ये सब मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, ये सर्विस मैंने रिसीव करी है, तो इसमें मैं पे करूंगा अंडर आरसीएम, इसमें सामने वाला पे करेगा अंडर आरसीएम, इसमें सामने वाला पे करेगा अंडर आरसीएम, ऊपर वाले में इसके अंदर सामने वाला अंडर आरसीएम पे कर रहा है। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। अब स्टेप बाय स्टेप आप इसके अंदर कंप्यूट करते जाओगे, आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी निकलेगी, यहां पर आपकी जीएसटी लायबिलिटी बन जाएगी, यहां पर नहीं बनेगी, यहां पर बन जाएगी, यहां पर नहीं बनेगी, यहां पर बन जाएगी, और ये भी आपके पास इनपुट की तरह यूज हो जाएगा। अब इसको आंसर किस तरीके से किया गया है ये भी हम देख लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहली बात तो यहां पर आपकी बन गई, क्यों? क्योंकि भाई सच सर्विस इज पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल नहीं एक पार्टनरशिप फर्म ये सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो फॉरवर्ड चार्ज यहां पर लगा दिया। अब आपने किसको सर्विस प्रोवाइड करी है? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब टैक्स इज पेबल व्हेन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये चीज़ करी है, तो आपका यहाँ पर आरसीएम लग गया। दूसरे केस के अंदर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो आपके पास एफसीएम लग गया। तीसरे केस के अंदर आपके पास क्या आया? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अमेज टूर्स लिमिटेड, यानी बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड की थी, तो आरसीएम लग गया था, और यहां पर आपके पास नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड की थी, तो एफसीएम लग गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा का सारा। और आपका जो लीगल सर्विसेज आपने रिसीव करी थी, अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज फ्रॉम पीबी एंड कंपनी लॉ फर्म, तो भाई उस केस के अंदर आपके पास ये रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट इंडिविजुअल to a business entity with the aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as it makes it eligible for exemption from the registration are exempt from GST। अब क्योंकि ये देखो ये एक यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट था जो क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली लोग मिस कर देते हैं। वो क्या है कि भाई यहाँ पर एक चीज़ सिंपली बताई गई है आपको कि इस इंसान ने ना month of March MS All-in-One commenced its business in the month of February, यानी कि बिजनेस इसी साल प्रोवाइड किया गया है। और लीगल सर्विसेज में एक कंडीशन ये होती है कि भाई अगर मान लो आपकी लास्ट ईयर की टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की लिमिट से ज़्यादा है,
तो ही आपको उस पर आरसीएम में टैक्स पे करना है, अदरवाइज इट विल बी एग्जाम्प्ट फॉर यू। तो लास्ट ईयर बिजनेस ही नहीं था तो टर्नओवर कहाँ से आएगी, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पशन में आ जाओगे। बट ये आपको मेंशन करना जरूरी है कि भाई ये आरसीएम में एप्लीकेबल है, आरसीएम में एप्लीकेबल करने के बाद उसको एग्जाम्प्ट करना है आपको। तो ये एक प्रेजेंटेशन का पार्ट यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। अब इस चीज़ को आपने पूरा कर दिया है कंक्लूड, ऐसे आपको ये चीज़ आंसर करनी है। अगर आप इस तरीके से करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं मार्क्स नहीं कटने वाले। तो ये तो हुआ आपका स्टडी मटेरियल वाला पार्ट खत्म। इसके बाद एक एडिशनल पार्ट हम देखते हैं आरटीपी के क्वेश्चंस। आरटीपी के अंदर यहाँ पर एमसीक्यूज पूछे गए हैं। एमसीक्यूज कौन कौन से पूछे गए हैं, जो केस स्टडी सिनेरियो नंबर 2 है, यहाँ पर आपसे एमसीक्यू पूछा गया है। अब ये बहुत ट्रिकी है, इसमें 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी हैं इस चीज़ के। क्या क्या है देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या किया, एक कंपनी है जिसके ये 4 जगहों पर बिजनेस हैं, ठीक है। अब इन चारों जगहों पर जो बिजनेसेस हैं उनकी इन्होंने चीज़ें दी हुई है कि इन्होंने क्या क्या सेल किया, बैंक इंटरेस्ट रिसीव किया, एचआरए रिसीव किया, रेंट इकट्ठा किया, मेटल स्क्रैप बेचा और उनकी अदर इनकम। तो ये इनकी बेसिकली इनकम की स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद इन्होंने बताया है कि भाई इन्होंने स्टेशनरी खरीदी है, ठीक है, एक प्लांट खरीदा है, बोर्ड मीटिंग हुई है, तो देखो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन गई होगी। तो एक और पॉइंट आपके दिमाग में खटक गया कि आरसीएम वाला पॉइंट है। फिर आपके पास आता है कि भाई इन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज ली है, सिक्योरिटी पर्सनल की, अगेन आरसीएम वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पर आरसीएम, यहाँ पर आरसीएम, ठीक है। एक इन्होंने बिहार प्लांट, एक प्लांट परचेज किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके फैक्ट्स आपको दे दिए हैं, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या क्या पूछा गया है। अब इसमें देखो कि इन्होंने आरसीएम का एमसीक्यू किस तरीके से पूछा है कि भाई हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी शैल बी पेबल अंडर आरसीएम बाय बिहार पावर प्लांट। बिहार पावर प्लांट ने क्या क्या ऐसी सर्विसेज रिसीव करी है जिसमें उसको पे करना है, यानी रिसिपिएंट होगा ना, मैं रिसिपिएंट होऊंगा तभी मेरे पे आरसीएम लगेगा। तो हम मुझे इस पर्सपेक्टिव से इसको ढूंढना है। अब ये जो चीज़ें मुझे दी गई है, मुझे क्या सोचना है कि अब मैं बिहार यूनिट हूं, मैंने कुछ सर्विसेज ली होंगी जिन सर्विसेज पे जीएसटी मुझे पे करना है। तो इन चीज़ों को आपको यहां पर ढूंढना है। अब कैसे ढूंढोगे, सबसे पहली चीज़ तो देखो सिक्योरिटी पर्सनल ही आ गया आपके सामने। वो क्या बोलता है कि भाई 10 लाख रुपए आपने पे किए हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ के, सिक्योरिटी पर्सनल के। अब वो देखो उसमें सीआईएसएफ करे वो सिक्योरिटी, चाहे एबीएस कोई भी करे, यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ नहीं रोका गया है। किसी ने भी सिक्योरिटी सर्विसेज दी है तो भाई फॉर पर्सनल यू आर लायबल अंडर आरसीएम। पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ, जो बोर्ड मीटिंग हुई, देखो डायरेक्टर्स का पार्ट आया, बोर्ड मीटिंग हुई फॉर रेजिंग टर्म लोन फॉर द प्रोजेक्ट एक्सपेंशन वॉज हेल्ड इन फेब्रुवरी। अब यहां पर पेमेंट किसने करी है, दिल्ली एचओ ने पे करा है, ठीक है। बिहार का कोई रोल नहीं है ना इसके अंदर। तो आरसीएम का हमने 2 पॉइंट यहां पर आइडेंटिफाई किए थे, 2 में से एक पॉइंट तो देखो यहां से हट गया, ठीक है, और एक पॉइंट अपने पास यहां पर बचा। तो कितना बचा हमारे पास, 10 लाख रुपए। तो यहां पर आंसर हम क्या कर देंगे, ये आ गया आपका 10 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो ये बात करता है कि भाई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी शैल बी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय दिल्ली हेड ऑफिस एंड ओडिशा प्लांट, ठीक है। तो भाई इन दोनों का हमें देखना है। तो भाई यहां पर सबसे पहले क्या आया कि हमारे पास आ गया दिल्ली हेड ऑफिस ने कौन कौन सी सर्विसेज रिसीव करी है। तो भाई अपने पास एक तो आया 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया यहाँ पर उसका दिल्ली का हमारे पास आ गया, इसने फर्दर पे किए हैं 80,000 रुपये, क्योंकि देखो सारा का सारा अमाउंट तो दिल्ली हेड ऑफिस ने पे किया था ना। तो इसने फर्दर पे किए हैं 80,000 रुपये और 5 लाख रुपये। अब इसको किस तरीके से आंसर करना है, और कोई यहाँ पर इनवर्ड सर्विसेज हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इसका अगर हम आंसर चेक करें तो वो हमारे पास आ जाएगा आपका बी पार्ट 80,000 एंड 8 लाख रुपीज़। अब देखो 80,000 क्यों आया, देखो आरसीएम में हमारे पास 2 सर्विसेज थी। अब एचओ ने जो पेमेंट करी है ना, वो करी है एबीएस प्राइवेट लिमिटेड सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक ऑलरेडी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। अब अगर बॉडी कॉर्पोरेट अगर मान लो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है सिक्योरिटी पर्सनल की, तो उस केस के अंदर इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, एचओ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एचओ के लिए सिर्फ कितना बचा है यहाँ पर, देखो हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया कि इनवर्ड सप्लाई ये है जो आरसीएम में लगेगी, हमें इन्हीं में देखना है इनको घूम फिर के,
ठीक है। तो भाई 80,000 तो दिल्ली एचओ ने पे किया, तो सीधा सीधा उसको ले लो। ये हम नहीं लेंगे क्योंकि एक बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 80,000 रुपीज़ इसका यहाँ पर ले लिया। अब साथ में देखो, वैसे तो आंसर करना आसान हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है 80,000 और 8 लाख रुपीज़ वाला आपका। लेकिन अगर इसको हम वैसे देखें 80,000 एंड 8 लाख रुपीज़, तो ओडिशा प्लांट का कौन सा, ये देखो ये जा रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज आपका 8 लाख रुपीज़ फ्रॉम ए नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो ये आपका आरसीएम का यहाँ पर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या पूछता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर्स इज आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। तो भाई एचआरए जो एम्प्लॉयज़ का है तो वो बाहर है जीएसटी से। रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, क्या ये आरसीएम के अंदर आता है, लिस्ट के अंदर नहीं आता। सेल ऑफ मेटल स्क्रैप टू बिरला स्क्रैपर्स, तो भाई मेटल स्क्रैप आता है, लेकिन अगर मैं परचेज करूंगा तो मेरे पे आरसीएम में आएगा ना, मैं तो सेल कर रहा हूं, तो सामने वाले का आरसीएम बनेगा वो, तो यहां पर क्या वो इंक्लूड होगा, नहीं होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए देखो यहां पर मेटल स्क्रैप डाल दिया। अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज देखोगे तो उसके अंदर आपके पास ये मेटल स्क्रैप वाली चीजें आती हैं, बट वो परचेज में आएगी ना आपके लिए। आपको पर्सपेक्टिव देखना है, आपको एक पर्सपेक्टिव में घुस जाना है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। अब मैं वो चीज़ें ढूंढ रहा हूं जो मैंने या तो खरीदी है या मैंने कोई सर्विसेज ली हैं। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा कि भाई तीनों के तीनों यहां पर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, किसी पे भी आरसीएम नहीं लगेगा। तो 11th का आंसर हमारे पास क्या बनता है, 11th का हमारे पास आंसर बनता है बी, जो कि है ऑल द 3, ठीक है। ये आपका हमारा जो पहले हमने क्वेश्चन किया था सबसे पहले 7th का था आपका 10 लाख रुपीज़। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई 6 मार्क्स के एमसीक्यूज यहाँ पर आ रखे हैं, और उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो भाई आरसीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको मिस नहीं करना है, ध्यान से पढ़ के जाना है। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।